प्यारे दोस्तों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आज आप देख रहे हैं, मैंने हेडिंग डाल रखी है महाजनपद। अभी तक हम लोगों ने वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ा, उसके पहले पाषाण काल और फिर उसके बाद यानी सिंधु सभ्यता को पढ़ा गया। ये सारी चीजें पढ़ने के बाद अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं महाजनपद। महाजनपद एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। कारण क्या है कि इसमें बहुत सारे राजवंश हैं और हर राजा का अपना क्षेत्र है। हर राजा के काल में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो घटी हैं, तो उन सारी चीजों को आज हम लोग समझने चल रहे हैं। दोस्तों, पहले मैंने बताया कि आपका वैदिक सभ्यता थी जो कि एक ग्रामीण सभ्यता थी। फिर सिंधु सभ्यता आती है जो कि एक नगरीय सभ्यता थी, एक दुनिया की सबसे विकसित सभ्यता थी। उसके बाद क्या हुआ, अचानक से सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। इसके पतन पर अलग अलग विचारकों के अलग अलग मत हैं, जो सारी चीजें मैंने आप लोगों को पुरानी वीडियो में बता रखी है। कोई कहता है मलेरिया से, कोई कहता है भूकंप से, कोई कोई और कारण बताता है। मतलब कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि सबने अपने अपने रीजन, अपने अपने तथ्य दिए हैं कि ऐसे खत्म हुई, वैसे खत्म हुई। कैसे खत्म हुई इस बात के कोई बहुत सटीक प्रमाण वो देखने को नहीं मिलते हैं। अब आज की जो क्लास है इसमें आप समझ लें, ये जो जब पूरा पूरा माना जाता है कि लगभग 2000 साल के बाद, हर 2000 2500 साल के बाद क्या होता है कि जो भी सभ्यताएं हैं उनका पतन होता है। इसका एक नहीं 100 उदाहरण मौजूद है। जैसे माया सभ्यता, जैसे आपका मिस्र की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, चाइना की सभ्यता। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि हर 2000 2500 साल के बाद जो है पूरी प्रकृति का क्या होता है, प्रकृति क्या करती है, संसार का विनाश करती है और फिर से एक नई सभ्यता जन्म लेती है धीरे धीरे। यानी अभी तक हम लोगों ने देखा कि सिंधु सभ्यता में 7 नगर पाए गए थे। 7 ऐसे सैंधव स्थल थे जिनको नगर कहा जाता था। इसके बाद उस सभ्यता का पतन हो जाता है। इसी बीच में उत्तर प्रदेश में एटा जिला है और एटा में एक स्थान है जिसे अतरंजी खेड़ा कहा जाता है। जो अतरंजी खेड़ा है, यहाँ से ये अतरंजी खेड़ा खेड़ा नामक स्थान जो है वो कह सकते हैं कि काली नदी के किनारे है। जो काली नदी है वो गंगा नदी की एक सहायक नदी है। वहां से लोहे के साक्ष्य प्राप्त हो जाते हैं। जब लोहे की खोज हो जाती है तो लोहे की खोज के बाद, यानी ये स्थल का नाम जरूर याद रखिएगा। स्थल का क्या नाम है, अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा ये कहां पर है, एटा जिले में। एटा जिले में। और किस स्थान पर है ये एटा जिले में, तो एटा जिले में स्थित है। अतरंजी खेड़ा नामक स्थान है, काली नदी के किनारे है। और ये काली नदी किसकी सहायक नदी है, तो ये गंगा नदी की सहायक नदी है। यहां से लोहे के साक्ष्य पाए गए। जब लौह की खोज होती है तो बड़ी तेजी से औद्योगिकरण बढ़ता है, बड़ी तेजी से नगरीकरण का विकास होता है। और धीरे धीरे करके, अभी इसके पहले हम लोगों ने पुरानी वीडियो में पढ़ा था कि पहले ग्राम था, यानी समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार थी। परिवार का मुखिया कुलप या कुलपति वैदिक काल में कहलाता था। फिर जब बहुत सारे परिवार मिल जाते थे तो उससे ग्राम बनता था, जिसका मुखिया ग्रामीणी कहलाता था। फिर जब बहुत सारे ग्राम मिलते थे तो उससे क्या बन जाता था, ग्राम के बाद क्या आता था, इसके बाद कबीला या जन आता था और जन का मुखिया जो है वो राजन कहलाता था। इसी तरह से अब क्या हुआ कि महाजनपद बनने शुरू हो गए। औद्योगिकरण जब अंधाधुंध जो है, कंपनियां, फैक्ट्रियां, लोहे की खोज ने क्या किया, मानव के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया। और धीरे धीरे करके क्या होता है कि बहुत तेजी से उद्योग धंधे और जो नगर है इनका विकास होने लगता है। और इसी के परिणाम स्वरूप पूरा भारत जो है, भारत में क्या होता है, जो 16 महाजनपद हैं इनका निर्माण होता है। 16 महाजनपदों का। इस बात का पता हमें कैसे चलता है, तो 2 किताबें ऐसी हैं जिनसे इसकी जानकारी मिलती है। खास तौर पर 2 प्रमुख पुस्तकें, इनमें से एक तो है जिसे हम बौद्ध ग्रंथ कहते हैं, इसका नाम है अंगुत्तर निकाय। पहली किताब कौन सी है, अंगुत्तर निकाय। तो एक किताब तो है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय से किस चीज की खोज हुई, मतलब क्या पता चलता है कि भारत में कभी 16 महाजनपद रहे हैं। तो एक ग्रंथ हो गई अंगुत्तर निकाय और दूसरी ग्रंथ जो है उसे भगवती सूत्र कहते हैं। तो ये जो भगवती सूत्र है ये जैन धर्म की किताब है। तो पूरा का पूरा भारत कितने जो है महाजनपदों में बट गया, यानी 16 महाजनपदों में।
अब इनमें सर्वाधिक जो महाजनपद पाए गए, वो ज्यादा से ज्यादा जो महाजनपद पाए गए वो सब यूपी से पाए गए हैं, उत्तर प्रदेश से। सबसे ज्यादा जो महाजनपद थे किस जगह पर थे? उत्तर प्रदेश से। ठीक है, तो सबसे ज्यादा महाजनपद उत्तर प्रदेश में पाए गए। अच्छा, अब यहां पर जो है पाकिस्तान में एक महाजनपद, अब ये है हिस्सा आपका मान लीजिए पाकिस्तान का है, तो पाकिस्तान में एक महाजनपद पाया गया, यानी वहां पर भी एक महाजनपद विकसित हुआ इन 16 महाजनपदों में, जिसे कहा जाता है गांधार। कौन सा महाजनपद है? गांधार। जो गांधार महाजनपद है, इसकी जो राजधानी है वो तक्षशिला है। गांधार की राजधानी क्या है? तक्षशिला। तक्षशिला। तो ये याद रखिएगा कि गांधार नाम की महाजनपद था, जो कि कहां पर स्थित है? पाकिस्तान में। ठीक है, तो गांधार महाजनपद की राजधानी क्या हो जाएगी? तक्षशिला। और जो गांधार कला शैली है, इसका निर्माण भी कहां पर हुआ, या इसका विकास या इसका जन्म कहां पर हुआ? तो गांधार जो कला शैली का आपने नाम सुना है, इसका जो विकास है वो कहां पर हुआ? वो भी गांधार में हुआ है। इसके अलावा अगर दक्षिण भारत में कहा जाए तो यहाँ पर एक माहिष्मती या महिष्मती नाम का जो महाजनपद था वो स्थित था। ठीक है, तो इस चीज को भी याद रखिएगा। अब सबसे उत्तर में देखा जाए तो एक तो यहाँ पर है तक्षशिला, जो कि कहां पर है? पाकिस्तान के क्षेत्र में है। ठीक है, और एक इसी के ऊपर होता था जिसको हम लोग कहते थे कंबोज। क्या कहते हैं? कंबोज। कंबोज महाजनपद आपने सुना होगा। तो कंबोज की जो राजधानी है दोस्तों वो क्या है? हाटक। ये पूरा अफगानिस्तान का क्षेत्र है। अब अफगानिस्तान में एक महाजनपद मिल गया, एक भारत में मिल गया। ठीक है, दो महाजनपद आपको दिखाई दे रहे हैं। तीसरा महाजनपद दक्षिण भारत में है, जिसे माहिष्मती कहा जाता है। और अभी ये 3 महाजनपद सामने आए। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि पूरे भारत 16 महाजनपद में था। किसकी कहां लोकेशन थी इसको आप समझिए। एक पाकिस्तान में है तक्षशिला नाम का, जिसके गांधार महाजनपद कहते हैं, उसकी राजधानी है तक्षशिला। दूसरा है कंबोज। कंबोज की जो राजधानी है वो हाटक है। कौन सा महाजनपद हो जाएगा? हाटक। ये क्षेत्र कहाँ है? तो ये पूरा अफगानिस्तान में है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद तीसरा जो महाजनपद हो गया ये दक्षिण भारत में माहिष्मती। ठीक है, अब देखिए एक चीज आपको समझना है कि कुल 16 महाजनपद हैं। इनमें बिहार में 3 महाजनपद हैं। अब ये बिहार का क्षेत्र सपोज कीजिए है, तो यहाँ पर जो है कितने महाजनपद हैं? कुल 3 महाजनपद हैं। और तीनों महाजनपद जो है दोस्तों वो छोटे छोटे से हैं। तीनों क्या हैं? छोटे छोटे से हैं। इनमें कोई भी बड़ा महाजनपद नहीं है। ठीक है, इनमें एक महाजनपद था जिसे हम मगध कहते थे। कौन सा महाजनपद कहते थे? मगध कहते थे। अब ये मगध है सपोज कीजिए। ठीक, मगध महाजनपद जो है ये बहुत छोटा था, लेकिन धीरे धीरे करके इसने क्या किया, जब देखिए कहते हैं ना कि पूत कपूत तो का धन संचय, और पूत सपूत तो का धन संचय, यानी पुत्र अगर कुपुत्र है तो आप बड़ी से बड़ी संपदा उसको बनाकर दे दीजिए, वो सारी की सारी संपदा का नाश कर जाएगा। लेकिन अगर पूत सपूत है तो फिर का धन संचय, फिर उसके लिए भी आपको जो है क्या कहते हैं कि धन का संचय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर क्या होता है कि जो मगध महाजनपद है इसमें जब इसको स्थापित किया गया तो इसके जो जो मतलब वंश आए, यानी जितने भी राजा आए वो सब धीरे धीरे करके बड़े ही योग्य राजा होते थे। ठीक है, यानी अच्छे बच्चे थे। अब पता चला कि सब मतलब योग्य हैं राजकाल में, या राजकीय कार्यों में सब पारंगत हैं। तो उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे मगध का विस्तार करना शुरू किया। और ये जो मगध है ये छोटा सा महाजनपद था, लेकिन धीरे धीरे करके ये क्या हुआ, बढ़ता चला गया। और इसकी स्थिति इतनी अच्छी हो गई मित्रों, इतना बढ़िया हो गई कि ये यहाँ से लेकर सब पे कब्जा करता चला गया। और एक समय ऐसा आता है कि पूरा जो अफगानिस्तान का क्षेत्र है वहां तक कब्जा कर लेता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और समझिएगा। जो मगध महाजनपद है इसके राजाओं ने अपनी जो राजधानी बनाई थी वो राजगीर को बनाई थी। किसको बनाया था? राजगीर को। जो राजगीर है, अब आप इसे राजगीर भी कह सकते हैं, राजगृह के नाम से भी जाना जाता है। इसी को क्या कहते हैं? राजगृह। तो राजगृह भी कहा जाता है, और इसे ही गिरिब्रज के नाम से भी जाना जाता है। तो अगला नाम भी याद रखिएगा, गिरिब्रज। अच्छा, मगध महाजनपद सबसे कह सकते हैं एक छोटा महाजनपद था, जिसने बाद में शक्तियां प्राप्त करनी शुरू की और धीरे धीरे करके अपने क्षेत्रफल को फैलाना शुरू कर दिया। और इस तरह से फैलाना शुरू किया
कि फिर वो सब पर कब्जा करना शुरू कर देता है और धीरे धीरे करके उसका जो विस्तार है वो पूरा अफगानिस्तान बॉर्डर तक चला जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं। और इसकी राजधानी क्या थी? तो राजगीर थी, गिरिब्रज थी, या इसी को हम क्या कहते हैं? राजगीर, राजगृह या गिरिब्रज। ठीक। अब यहाँ पर एक चीज आप समझिएगा, जो राजगीर है इसी को राजधानी क्यों बनाया? इसलिए बनाया क्योंकि जो राजगीर है वो पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र है। अभी आगे हम लोग इस पर बात करेंगे कि कई सारी पहाड़ियों से घिरा है। ठीक है। और घिरे होने की वजह से राजगीर का मतलब क्या होता है? राजाओं का आवास। ठीक है। जहां पर रंगई बुधई दिनऊ मंगरू नहीं, बल्कि कौन रहते हैं? राजा महाराजा रहते हैं। तो राजाओं का जो आवास है उसी को राजगीर कहा गया है। और ये किससे घिरी थी? तो 5 पहाड़ियों से घिरी थी। इस बात को भी आपको याद रखना है। ठीक है। तो राजगीर, राजगृह या गिरिब्रज। अब एक चीज और समझिएगा, यहाँ पर कुल 7 वंशों ने शासन किया था। कितने वंशों ने? तो कुल 7 वंशों ने। यानी राजगीर पर कुल शासन करने वाले जो राजवंश हैं उनकी संख्या कितनी है? तो 7 राजवंश हैं। देखिए, अब सातों एक साथ तो आ ना गए होंगे, धीरे धीरे आए होंगे। पहले कोई वंश आया होगा, उसने किसी क्षेत्र पर शासन किया होगा, फिर समय बदला होगा, फिर उसके बाद उसका लड़का आया होगा, अब फिर उसके बाद उसका उसका जो लड़का आया तो उसने कुछ बढ़ाया होगा या कुछ घटाया होगा। तो क्षेत्र भी बदलते रहेंगे, राजवंश भी बदलते रहेंगे। बस ये याद रखना है कि कुल कितने राजवंशों से ने शासन किया था? तो 7 राजवंशों ने। अब इन 7 राजवंशों में सबसे पहला जो वंश माना जाता है वो हर्यक वंश। पहला वंश कौन सा हो जाता है? हर्यक वंश। दूसरा जो वंश है, पहला तो हर्यक वंश हो गया, दूसरा है शिशुनाग वंश। दूसरा वंश कौन सा हो जाएगा? शिशुनाग वंश। दूसरा वंश हो जाएगा शिशुनाग वंश। तीसरा जो वंश है उसे कहा जाएगा नंद वंश। तीसरा वंश कौन सा हो जाएगा मगध में शासन करने वाला? नंद वंश। चौथा है मौर्य वंश। चौथा वंश कौन सा है? मौर्य वंश। तो पहले हर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश, फिर उसके बाद जो है नंद वंश, फिर मौर्य वंश, उसके बाद आता है शुंग वंश। अगला वंश कौन सा है? शुंग वंश। शुंग वंश के बाद 2 वंश और आते हैं। एक आता है जिसे कणव कहा जाता है, और एक आता है जिसको कहते हैं सातवाहन। क्या होता है? सातवाहन। तो ये 7 राजवंश हमको पढ़ने हैं। ठीक है। और किस समय कौन सा राजा था, क्या स्थिति थी, इन पर बात करनी है। कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, अगर किसी राजा से कोई युद्ध हुआ है तो उसे हम लोगों को पढ़ना है। आशा करता हूं कि आज की जो ये वीडियो है आपके लिए बड़ी अच्छी रही होगी, काफी जानकारी दायक रही होगी। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। मेरा ये कॉन्टेक्ट नंबर है जिसपे आप संपर्क करके हमसे ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। 72 75 12 90 52। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और हर्यक वंश और उसके पहले या उसके बाद की जो जानकारियां हैं उनको लेकर।